तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम सभी हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 5-6 चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों हम सभी का पहला चैप्टर है और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है हम सभी का पहला कि प्रेमचंद्र की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है मानसरोवर, वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रेमचंद्र की जो कहानियां हैं वो किस में संग्रहित है, मानसरोवर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो त्यौहार का बात किया गया है, ईद का त्यौहार, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन 3 ईद, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि हामिद के पिता गत वर्ष किसके, ठीक है, भेंट हो गई, यानी कि उनका जो मृत्यु हुआ था वो किस कारण से हुआ था दोस्तों, हामिद के पिता का। तो हामिद का जो मृत्यु हुआ था वो आपका हैजे के कारण से हुआ था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, हैजा, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, हैजे की। चलिए। और यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का क्या नाम था। दोस्तों हामिद की जो दादी थी उसका नाम था अमीना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है अमीना, वो आप सभी का सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, जो हामिद की दादी थी उसका नाम था अमीना। चलिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले में, ठीक है, मेले के लिए इतने पैसे देते हैं हामिद को। दोस्तों ईदगाह के लिए जो हामिद को पैसा दिया जाता है मात्र 3 पैसा देता है घूमने के लिए। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 3 पैसे, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, उसको मेला घूमने के लिए कितने पैसे देता है, 3 पैसा। चलिए, छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईदगाह के मेले में सभी बच्चे मिठाई और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा। दोस्तों जब वो सारे बच्चे मेला में घूम रहे थे, कोई कुछ घूम खरीद रहा था, कोई कुछ खा भी रहा था, तो उस समय जो हामिद था उसके पास तो मात्र 3 ही पैसे थे। तो उस 3 पैसे से वो एक चिमटा खरीदता है। ठीक है दोस्तों, क्या चिमटा। तो ऑप्शन जो 1 दिखा रहा है चिमटा, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 1 चिमटा। सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है ईदगाह है। ईदगाह क्या है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास से कहानी है। दोस्तों ईदगाह जो है कहानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है कहानी, वो आप सभी का सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईदगाह कहानी में किसका चित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चे में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देती है। दोस्तों कुछ अभाव के कारण से कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिस कारण से देखिएगा कि कई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बड़ों जैसी बातें बोलने लगते हैं, बड़ों जैसे कार्य करने लगते हैं, तो अभाववश, ठीक है, अभाव कुछ कमियां के कारण। तो यहाँ पे जो मेन पात्र यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये जो चल रहा था वो हामिद के साथ चल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा हामिद दोस्तों, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो गरीब परिवार से था, उसका ना तो माता ना तो पिता, उसकी दादी उसका लालन पालन क्या करती थी। और मात्र 3 पैसे में देखिए आप किस प्रकार से छोटे बच्चे मेले में घूम रहे थे, उस प्रकार से उन्होंने एक चिमटा खरीदता है और पूरा मेला वो कुछ नहीं खरीदता है ना कुछ खाता है। ठीक है, तो हामिद आप बोल सकते हो दोस्तों, ऑप्शन 1 हामिद। चलिए, तो बात करेंगे 9वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की जो परवरिश है वो कौन करता है। दोस्तों उसका जो परवरिश है उसकी दादी करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है दादी, उनका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, वही लालन पालन को करती है। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का क्या नाम था। दोस्तों हामिद के जो पिता था उसका नाम था आबिद। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का आबिद, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ठीक है, ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा। तो ये जो कहता है वो मोहसिन कहता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है मोहसिन, वो आप सभी का सही से उत्तर होगा दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है आप सभी का कि बचपन में बड़ों जैसे समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाता है दोस्तों। तो बड़े जैसे जो सोच आते हैं वो अभाव के कारण से दोस्तों, कुछ कमियाँ होता है उस कमी से। तो यहाँ पे दोस्तों बोल सकते हो अभाव, ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है अभाव, वो आप सभी का सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे प्रश्नों की। और फिर आपका सेकेंड चैप्टर आ गया दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, उसे भी देखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जब जिसका नाम है दोपहर का भोजन और पाठ के लेखक अमरकांत जी। और पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है।
तो दोस्तों ये एक निबंध नहीं है, ये लेखक नहीं है, नाटक नहीं है, ये कहानी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दोपहर का जो भोजन है वो एक कहानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा कहानी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का जो भोजन है, इस कहानी का कौन सा पात्र गरीबी के एहसास को, ठीक है, मुखर नहीं होने देते और उसकी आँच में अपने परिवार को बचाए रखता है। दोस्तों गरीबी का अनुभव यहाँ पे, ये तो गरीबी चल रहा था, और कौन सा ऐसा पात्र था जो गरीबी को दिखाना नहीं चाहता था और अपने परिवार को संभाले रखना, बांधे रखना, एक साथ कैसे मिल के रहना, वो चीज़ यहाँ पे सिखाया जा रहा। तो यहाँ पे कौन ये पात्र है जो बता रहा है, तो ये सिद्धेश्वरी करती है दोस्तों। घर की जो महिला है सिद्धेश्वरी, वो किस प्रकार से अपने परिवार को चला रही है और किस प्रकार से, आप देखें ही पूरा कहानी आपको पता ही है। तो कैरेक्टर आंसर आपका सिद्धेश्वरी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए। तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन, ठीक है, किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, तो वो हाई स्कूल का दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है हाई स्कूल, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र जो सिद्धेश्वरी है, उसके छोटे लड़के का क्या नाम था। दोस्तों छोटे लड़का जो था, सबसे छोटा लड़का, उसका नाम था प्रमोद। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, प्रमोद। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा प्रमोद, वो आप सभी का सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, उसका 3 पुत्र था, एक का नाम था रामचंद्र जो कि सबसे बड़ा बड़ा लड़का था, दूसरा आपका मोहन था जो कि आपका दूसरा लड़का था, और तीसरा लड़का प्रमोद था दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा कौन, प्रमोद। ठीक है, चलिए। 5वां प्रश्न पूछा रहा कि सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर, ठीक है, जमीन पर क्यों लेट गई। तो दोस्तों सिद्धेश्वरी क्या होती है कि कुछ खाना वाना कुछ नहीं खाती है, भूखी रहती है। ठीक है, तो खाली पेट में जब वो पानी पीती है उस समय वो कलेजा वहाँ पे दुखता है और हाय राम करके वो लेट जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा वो आप बोल सकते हो कि खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण से वो हाय राम करके वो गिर जाती है, क्योंकि भूख, देखिए अब वो उन्होंने कुछ नहीं खा रखा था, वो डायरेक्ट पानी पीती है तो लगेगा ही नहीं गला में। तो ऑप्शन 3 आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 5वां देखेंगे। और यहाँ पे छठा जो 5वां हो गया, छठा देखेंगे। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि घर में मक्खियों का भिनभिनाना, यह पंक्ति जो है वो घर की कैसी अवस्था को संकेत करता है, कैसे संकेत बताता है कि घर में मक्खियाँ जो भिनभिना रहा है वो कैसे संकेत देता है। तो ये दरिद्रता का देता है दोस्तों। तो ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है दरिद्रता, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 7वां देखेंगे। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन जो है इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके जो लेखक है अमरकांत जी है, आपको याद रखना है, और अमरकांत जी आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। इनका जो जन्म हुआ था सन 1925 में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है। तो ये जो कहानी पूरा जो स्टोरी देख रहे हैं वो निम्न मध्य वर्ग की है। तो ऑप्शन जो 3 देखा था निम्न मध्य वर्ग, वो आपका सही से उत्तर होता है। 9वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का था रामचंद्र, वह स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप, प्रूफ रीडिंग, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 10वां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि दोपहर का भोजन कहानी की जो मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था दोस्तों। तो सिद्धेश्वरी के जो पति थे उसका नाम था मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे तीसरा चैप्टर हमारा आ गया, और तीसरा चैप्टर जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाला, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी, आपको पाठ का नाम भी याद रखना है और उसके लेखक कौन है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। और पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला किस शैली की रचना है। तो टॉर्च बेचने वाला जो है वो व्यंग्यात्मक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है व्यंग्यात्मक, वो आपका सही से उत्तर होता है। यानी कि जो पूरा स्टोरी है इसमें व्यंग के माध्यम से जो समाज में चल रहा है उसको बताने का यहाँ प्रयास किया गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि टॉर्च बेचने वाला में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया दोस्तों। तो ये जो लेखक प्रहार करते हैं वो भ्रष्टाचार पे करते हैं दोस्तों, और आस्थाओं के बाजारीकरण पर जो लेखक है किस प्रकार से बता रहा है कि जो लोग अपने कंपनी का प्रचार प्रसार करके अपना बिक्री करवाता है झूठ बोल के, या तो फिर कई ऐसे बाबा साधु भी हैं जो झूठ मूठ का पैसे लोग से ठग रहे हैं जो मन सो बोल के। तो इस प्रकार की चीज़ों को वो दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही से उत्तर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है दोस्तों। तो टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी। तो ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। चलिए
चौथा प्रश्न पूछा गया कि टॉर्च बेचने वाला व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने जो वाला था वो किस ब्रांड का टॉर्च बेचता था। तो टॉर्च बेचने वाला जो टॉर्च बेचता था वो सूरज छाप का बेचता था। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा सूरज छाप वो आपका सही से उत्तर हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा प्रश्न पूछा गया कि टॉर्च बेचने वाला रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे व्यंग किया गया है। तो पूरे स्टोरी में 2 मित्रों के बारे में यहाँ बताया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे एक दिखाई दे रहा 2 वो आपका सही से उत्तर होता है। यहाँ पे 2 यहाँ पे फ्रेंड था, एक तो टॉर्च बेचने वाला और एक भव्य पुरुष जो कि संतबंध था। ठीक है, चलिए छठा देखेंगे अब। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पे पहुंचा जहां उसने मिलना था। ठीक है दोस्तों, वो लोग एक डिसीजन लिया था कि हम सभी 5 साल बाद फिर इसी स्थान पे मिलेंगे। वो लोग चर्चा कर रहा था कि हम सभी को पैसा कैसे कमाना है। तो फिर फाइनली डिसीजन लेता है वो लोग कि हम लोग 5 साल के लिए जाएंगे बाहर और अपना अपना कोई काम करेंगे। फिर 5 साल के बाद पुनः हम लोग इसी स्थान पे मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वो लोग फिर 5 साल बाद वहाँ पे मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 दिखाई दे रहा 5 साल, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा कि अपने दोस्त के साथ, ठीक है, रहकर टॉर्च बेचने वाले ने किस दिन अपने टॉर्च की पेटी को फेंक दी। दोस्तों वो तीसरा जो दिन होता है वो नदी पे अपनी पेटी को फेंक देता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका 3 दिखाई दे रहा है तीसरे दिन, वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। 8वां जो प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला का जो दोस्त है जनता के मध्य क्या माना जाता है। दोस्तों टॉर्च बेचने वाला का जो दोस्त है वो जनता के बीच साधु और दार्शनिक और संत ये सभी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वो साधु संत या तो फिर दार्शनिक बोलिए क्योंकि वो ज्ञान वहाँ पे दे रहे हैं। तो ऑप्शन 4 सही से उत्तर होगा। 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपनी जो अंतर ज्योति है उसे जगाने की बात करते हैं। तो वो साधना का मंदिर होगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है साधना का मंदिर, वो आपका सही से उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्र उससे सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा। तो जो सुंदर रेशमी वस्त्र पहन के स्टेज पे बैठे हुए थे तो टॉर्च बेचने वाला को फिल्मी संतों को जैसा प्रतीत हुआ कि लगता है कि जैसे फिल्मों में होता है ना संत वगैरह जो बैठा हुआ होता है उस तरह से लगा। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा फिल्मी संत, वो आप सभी का सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, फिल्मी संतों की तरह। चलिए आगे देखेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट गूंगे और चौथा चैप्टर है। और गूंगे के जो लेखक है रांगे राघव जी, आपको याद रखना है गूंगे पाठ के लेखक कौन है, रांगे राघव जी। और गूंगे का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों हम सभी का कि गूंगे किस विधा की रचना है दोस्तों। तो गूंगे भी एक कहानी है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का कहानी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या कहानी। चलिए दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया। दोस्तों यहाँ पे जो दिखाया गया है इस पार्ट में वो दिव्यांगों के प्रतीक दिखाया गया है। तो जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, उसको समाज में क्या जगह दिया जाता है, क्या उसके साथ बर्ताव किया जाता है, उन चीज़ों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है दिव्यांग, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, किसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कोई गूंगा होता है तो किस तरह से उनसे बर्ताव करते हैं। ठीक है ना, आप तो देखे ही होंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑप्शन 1 दिव्यांग। चलिए तीसरे जो प्रश्न पूछ रहा है कि गूंगे कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों गूंगे कहानी के लेखक है रांगे राघव जी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है रांगे राघव जी, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया। तो गूंगा तो बोल नहीं सकता, तो अपने भुजा पे हाथ रखता और क्या संकेत देता है कि मैं मेहनत का खाता हूँ। क्या बोलता है दोस्तों कि मैं मेहनत का खाता हूँ। तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होगा। चलिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और फटाफट बहुत कम समय अपने मित्रों के साथ बहुत ही शेयर कर दें। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 5वां जो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है, यह कथन किसने कहा। तो ये जो बोलती है दोस्तों वो चमेली। तो ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहे चमेली, वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों कौन बोले, चमेली ने कहा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए छठा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि क्यों रे तूने चोरी की, यह कथन गूंगे से किसने पूछा। तो गूंगे से जो प्रश्न पूछता है क्यों रे तूने चोरी की, तो ये चमेली ने पूछी थी। कौन दोस्तों, चमेली। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा चमेली, वो आप सभी का सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, किसने पूछा, चमेली ने। चलिए और यहाँ पे 7वां प्रश्न पूछा जा रहा आप सभी का कि गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में, ठीक है, काकल तनिक ठीक नहीं हुआ तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये चमेली नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों चमेली, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 8वां प्रश्न पूछा रहा कि गूंगे को किसने पाला था। तो दोस्तों गूंगे को जो पालन पोषण किया था उसका बुआ और फूफा ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है बुआ और फूफा, वो आप सभी का सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, किसने, बुआ और फूफा ने। चलिए 9वां प्रश्न पूछे रहा आप सभी का कि खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपड़ दिया। तो खेलते खेलते गूंगे को जो चपड़ दिया दोस्तों वो बसंता ने चपड़ा था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा बसंता, वो आप सभी का सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, खेल खेल में क्या हुआ, एक झाप उसको मार दिया गूंगे को, कौन, बसंता। तो ऑप्शन 3 बसंता सही उत्तर होता है। आगे देखते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा 5वां चैप्टर आ गया और चैप्टर का नाम हमारा है ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक है सुधा अरोड़ा जी। ठीक है दोस्तों, कौन, सुधा अरोड़ा जी। चलिए यहाँ से भी प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे रहे फर्स्ट कि हमारा ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके लेखक है सुधा अरोड़ा जी। तो ऑप्शन 2 सुधा अरोड़ा सही उत्तर होता है। दूसरा प्रश्न पूछा रहा कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन में आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है। दोस्तों ज्योतिबाबाई फुले और जो सावित्रीबाई फुले हैं, इससे जो हम सभी को प्रेरणा मिलती है वो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बात करूँ मैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे देख सकते हो कि स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देना चाहिए। ठीक है, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो हम सभी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो भी हम कर रहेंगे, पैसा कमाएंगे सिर्फ अपने लिए, मैं कमाऊंगा, मैं 4 व्हीलर में घूमूंगा, मेरे पास ये फ़ोन होना चाहिए, हमें ये खाऊंगा वो खाऊंगा, सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जो ज्योतिबाबाई फुले है, सावित्रीबाई फुले है, तो इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। आगे कोई दुखी है और वो असहयोग है तो उसको हम लोग सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, सभी के लिए करना है, सभी के लिए सोचना है। तो ये हम सभी को यहाँ पे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए तीसरा जो प्रश्न पूछा रहा कि आप सभी का कि ज्योतिबाबाई फुले की जीवनी में लेखिका ने जो ज्योतिबाबाई फुले हैं, ठीक है, और उसकी पत्नी है के द्वारा समाज के किए गए कार्य का उल्लेख किया जाए। तो यहाँ पे देखिए वो जो कार्य किए थे दोस्तों, क्या कार्य किए थे, उन लोगों को काम क्या था, शिक्षा संबंधी कार्य करना। तो ज्योतिबाबाई फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का क्या काम था, पहले सबसे पहले शिक्षित होना और शिक्षित करवाना। तो क्या होता है, सबसे पहले आप बोल सकते हो शिक्षा संबंधी कार्य वो उसने प्रारंभ किया। फिर आप सेकंड बोल सकते हैं दोस्तों समाज सुधारित जो संबंध, ये जो जितने भी इसमें रिलेटेड काम होता है वो समाज किस तरह से आगे बढ़े, समाज में किस तरह से बर्ताव जो होते हैं आए दिन, वो उसको किस प्रकार से चेंज करना है, वो उसने वो कार्य किया दोस्तों। फिर आप बोल सकते हो धार्मिक जो रूढ़िवादी जो होती हैं है ना, वो चीज़ों को उन्होंने प्रयास किया कि हटाने का, जो पुरानी प्रथाओं को लेकर चलते आ रहा है, छुआछूत के लेकर चलते आ रहा है, धार्मिक कि मंदिर घुसने का ये नहीं है वो नहीं है, तो इन चीज़ों को उसने प्रयास किया। तो आप सभी बोल सकते हो कुल मिला के। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, समाज को बदलने का प्रयास किया उन्होंने, शिक्षा तो सबसे पहला ही आएगा दोस्तों, और धार्मिक जो रूढ़िवादी होते हैं उन्होंने भी प्रयास किया। चलिए और यहाँ पे दोस्तों चौथा प्रश्न पूछा रहा कि ज्योतिबाबाई फुले की पत्नी का नाम क्या था। तो ज्योतिबाबाई फुले की जो पत्नी थी उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है सावित्री, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। 5वां प्रश्न पूछा रहा कि ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है। तो उसका जो विचार है वो आपका गुलामगिरी में है दोस्तों। ठीक है, यानी कि और सार्वजनिक सत्य धर्म में भी है, आडूस में भी है। तो ये सभी आपका सही से उत्तर होगा। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, इनमें से सभी वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए छठा जो प्रश्न पूछा रहा आप सभी का कि ज्योतिबाबाई फुले का विवाह वो किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ज्योतिबा फुले का जब विवाह हुआ था वो 1840 में उनका विवाह हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1840 में उनका विवाह होता है, आपको याद रखना है। तो अब बात करेंगे 7वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले का बहुचरित ग्रंथ शतक रचयांचा आषाढ़ कब यहाँ प्रकाशित हुआ या फिर कब रचना किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो रचना हुआ था सन 1883 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 1883, वो आपका सही सा उत्तर होता है। आगे देखते हैं 8वां जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत होता है, ठीक है, जाति के उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले ने क्या उपाय किया। तो उन्होंने क्या उपाय किया दोस्तों कि अस्पृश्यता जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे पहले शिक्षित हो। जब तक गरीब लोग शिक्षित ना होंगे तब तक उसको सताया जाएगा। तो जो बच्चे अभी शिक्षित हो गए हैं तो उसको कोई भी नहीं कुछ बोल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को देखते हैं किस तरह से सैल्यूट करता, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी
3100। ठीक है, आपको उसमें टेंशन लेना नहीं है। तो आप सबसे पहले शिक्षित हो जाइए, तो शिक्षित होने से आपको कोई नहीं दबा सकता है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न पूछा रहा कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कब से सम्मानित किया गया। तो देखिए ज्योतिबा बाई फुले को जो है ना महात्मा का उपाधि दिया गया था सन 1888 में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है सन 1888 वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ये उनको उस महात्मा की उपाधि देता है, फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं भी किया था, पता ही आप सभी को। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा रहा है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की रचना की थी, इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, तो ज्योतिबा बाई फुले जो थे वो जो संस्था का स्थापना करता है वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखा था सत्यशोधक समाज वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ज्योतिबा फुले जी। चलिए 11वां प्रश्न पूछा था कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा, तो वो उसे आदर्श परिवार कहा है दोस्तों। कैसा परिवार कहा है, आदर्श परिवार कहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। चलिए और यहाँ पे 12वां प्रश्न पूछा था कि ज्योतिबा फुले और उनकी जो पत्नी है अथक प्रयासों से भारत में जो लड़कियों के लिए शिक्षा की पहली पाठशाला की स्थापना की थी वो कब की थी, तो लड़की लोग के लिए जो किया था सबसे पहले पाठशाला की स्थापना सन 1848 में की थी दोस्तों। कब, 1848 में। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 1848 वो आपका सही सा उत्तर होता है। उनका विवाह हुआ 1840 में और 8 साल बाद ही वो लोग एक विद्यालय की स्थापना करता है। चलिए आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन है, हम छठा चैप्टर है जिसका नाम है खानाबदोश, और खानाबदोश पाठ के लेखक के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है। तो यहाँ पे श्रमिक वर्ग को दिखाया गया दोस्तों, किस प्रकार श्रमिक वो लोग जो ईंट पाथने का काम करता था सुकिया मानो, तो यहाँ पे श्रमिक वर्ग जो मजदूर लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 1 श्रमिक आपका होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि खानाबदोश किस विधा की रचना है। तो खानाबदोश एक कहानी है दोस्तों। क्या है, कहानी। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है कहानी वो आपका सही सा उत्तर होता है। आगे प्रश्न यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया कि खानाबदोश कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है। दोस्तों मुख्य जो पात्र है वो सुकिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है सुकिया वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, सुकिया और मानो, तो यहाँ पे सुकिया ऑप्शन है, तो ऑप्शन सुकिया मारना है। चलिए चौथा प्रश्न पूछ रहा कि खानाबदोश कहानी में सुकिया और उसकी जो पत्नी थी मानो कार्य क्या करते थे। तो वो लोग सुनो ईंट पाटने का काम करता था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है ईंट पाते थे वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ईंट पातने का काम करता था, तो ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा रहा कि भट्ठा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में, ठीक है, मालिक बने सूबे सिंह जो थे और उन्हें उसे जो किसी दफ्तर के सेवा टहल का काम रख दिया। ठीक है, तो दफ्तर में जो सेवा टहल का काम दे दिया था वो किसनी को दिया था दोस्तों, किसको, किसनी को। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है किसनी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, जो मालिक होता है वो कहीं जाता है काम करने के लिए और उसका जो बेटा होता है सूबे सिंह, तो वो उस समय मालिक बना रहता है, तो उस समय सेवा टहल को जो काम देता है वो किसनी को दे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 किसनी सही से उत्तर होता है। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र जो सुकिया और मानव है कौन सा लक्ष्य मिल गया। तो उन दोनों को एक लक्ष्य मिल गया दोस्तों, पक्की ईंटों का घर बनाना। उसको सपना एक बन गया था कि हम सभी भी जो ईंट पात रहे हैं एक दिन हम लोग अपना घर बनाएंगे, अपना भी पक्की ईंटों का घर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है पक्की ईंटों का घर बनाना वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए 7वां प्रश्न पूछ रहा कि सूबे सिंह जो थे दोस्तों अर्दली ने किसने नशे का लत लगा दिया। तो नशे का जो लत लगा दिया था वो महेश को लगा दिया था दोस्तों, जो कि किसने के पति था। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा महेश वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 8वां देखेंगे क्वेश्चन पूछा रहा कि खानाबदोश कहानी में भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह का लड़का सूबे सिंह किस प्रकृति का था। तो वो विलासी था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा विलासी वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे 9वां क्वेश्चन की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन थे। दोस्तों भट्टे का जो ठेकेदार है वो मुख्तार सिंह था। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा मुख्तार सिंह वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा रहा कि खानाबदोश कहानी में भट्टा मालिक कौन है। तो भट्टा मालिक मुख्तार सिंह है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 मुख्तार सिंह सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा रहा है दोस्तों 11वें नंबर की खानाबदोश जो कहानी है तो इस कहानी के अनुसार भट्टे पर सबसे खतरे वाला काम क्या था। तो दोस्तों सबसे जो खतरे वाला काम था वो मोरी पर काम करना। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का मोरी पे काम करना वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2।
तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा हिंदी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने देखा, आप सभी ने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और पूरा आप बेहतरीन प्रकार से आप अपने परीक्षा भवन में उसे टिक मार सकते हो दोस्तों, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर आप सभी मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।